हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये कैसे आई हमारी कंट्री में। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या, एलपीजी रिफॉर्म्स कैसे आए कंट्री में, उसका पूरा बैकग्राउंड हम लोगों ने समझा था। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा वो। अब इस लेक्चर में हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन में भी इसमें हम पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आई होप सो कि अभी तक तो आप लोगों को याद हो चुका है, इतनी बार तो मैंने बोल दिया है ये जब से हमारे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। क्या किया था हमने लिबरलाइजेशन का मतलब समझने के लिए? इसे ब्रेक किया था, इस पूरे टर्म को ब्रेक किया। किस चीज में? लिबरल। लिबरल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? फ्रीडम। ठीक है, तो आपकी कंट्री में फ्रीडम लाना। अब फ्रीडम किससे भाई? ब्रिटिशर्स से फ्रीडम नहीं, ब्रिटिशर्स से तो हमें मिल गई थी पहले ही फ्रीडम। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में? सो दैट वाज जुलाई 1991। ठीक है, तो अब कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम? हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिल गई, तो अब कौन सी फ्रीडम चाहिए? फ्रीडम चाहिए अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन से जो गवर्नमेंट ने लगा के रखे थे पूरी इस इकोनॉमी की फंक्शनिंग पे। ठीक है, अब जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनसे फ्री करो ताकि न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो सके, ताकि आपकी जो कंट्री है वो ग्लोबली इंटीग्रेट हो सके। ये सब कुछ था लिबरलाइजेशन में। So prior to 1991, there were large number of government restrictions in India in the areas of licensing, import and export trade, dealings in foreign exchange, etc. ठीक है, ये जो बेसिक चीजें थी जिनसे हमारी इकोनॉमी रन करती है, उन पर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो अप्लाई किए गए थे बाय गवर्नमेंट। अब भाई गवर्नमेंट ने अगर रेस्ट्रिक्शंस रखे तो उसे हम डिनाई नहीं कर सकते ना। अगर कोई भी एक इंडस्ट्री है उसे सेटअप होना है तो उसे लाइसेंसिंग प्रोसेस से पूरा जो है उसे पूरा कवर अप करना पड़ेगा। वो लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई वो कोई भी इलीगल काम, ओके, इलीगल कैसे हुआ? अब अगर गवर्नमेंट ने कोई भी एक लाइसेंस लगाया तो उस लाइसेंस के अपार्ट अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो इलीगल हो गया। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट का वो लॉ था। तो ये कोई भी इलीगल काम ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते थे कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे एंट्री एग्जिट पर, ओके, बहुत ज्यादा बैरियर्स थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा बैरियर्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर बहुत ज्यादा बैरियर्स थे, जो प्राइसिंग होती थी, ओके, मतलब कि अगर मैं आज की डेट में बोलूं तो ज्यादातर जो है ये जो प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज के, ये डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू किए जाते हैं। ये चीज हम लोगों ने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी एंड आई होप कि आप लोगों को याद भी है। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है वो प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते थे, लेकिन उस टाइम पर कौन डिटरमाइन करता था? गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, उनका जो मन होता था वो प्राइस रखा जाता था। तो ये जो सारे बैरियर्स हैं इन्हें हटाना ही हम किसे बोलते हैं? लिबरलाइजेशन को, क्योंकि जब तक ये सारे बैरियर्स रहेंगे आपकी कंट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो 1991 के पहले की सिचुएशन क्या थी? लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आफ्टर 1991 क्या हुआ? ये रिस्ट्रिक्शंस कम किए गए, ओके, इन जो ये अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाया गया था। और ये किसने सजेस्ट किया था, ये किसने बोला था कि ये सारी चीजें करो? सो दैट वाज वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं बार बार ये जो हमारी जो नेम्स हैं वो मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये अच्छे से फिट हो जाए और आप लोग इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को यूज करो आपके आंसर को लिखने में। आप जितना ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले। लाइक जो चेकर होगा, जो एग्जामिनर होगा, उन्हें भी लगेगा कि इस बच्चे को सब कुछ अच्छे से आता है, राइट? तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उन पर। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी जो मैं टर्म्स बोलती हूँ, जो बार बार मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ, वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में भी रह रहा है, ओके।
So liberalization means removal of entry and growth restrictions on the private sector. ठीक है, मेनली यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटाने की बात की गई थी, और साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल ट्रेड से जो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें भी हटाना ज़रूरी था। ये चीज़ हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारी कंट्री में इम्पोर्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स जो थे वो बहुत कम थे। एक्सपोर्ट्स क्यों कम थे? बिकॉज यहाँ पर जो हमारी जो गुड्स थे वो लो क्वालिटी के थे, और उसके साथ साथ में वो महंगे भी लगते थे फॉरेनर्स को एज कम्पेयर टू देयर ओन डोमेस्टिक गुड्स, राइट। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे गुड्स की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो अमाउंट पे करना पड़ता था वो ज़्यादा पे करना पड़ता था, तो कोई भी नहीं करता था। सब लोग सोचते थे कि हम क्यों लो क्वालिटी का गुड परचेज करें, वो भी हाई प्राइस पर, जब हमें एक अच्छी क्वालिटी का गुड मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट्स में जो हमारे गुड्स हैं उनका प्राइस ज़्यादा होने का कारण एक तो कि आपकी डोमेस्टिक गुड्स के थे भी प्राइस ज़्यादा, और उसके साथ साथ में जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या हो गई कि अगर आप कोई भी गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण भी जो प्राइजेस हैं वो राइज हो रहे थे, इसलिए भी हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे। वैसे तो इंपोर्ट ड्यूटी भी थी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो गया कि बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उन पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स को पे करने के साथ के बाद में भी एज कंपेयर टू डोमेस्टिक गुड्स, फॉरेन गुड्स ज़्यादा जो है वो कंज्यूम करते थे हमारे कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये जो सारे बैरियर्स हैं इन्हें हटाओ, ये लिबरलाइजेशन का मोटिव था, ओके, या ये हमने लिबरलाइजेशन में देखा था। Liberalization involves deregulation and reduction of government controls and greater autonomy या फिर freedom of private investment to make economy more competitive। ये चीज़ मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में भी बहुत बार बताई है कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वर्क करता रहेगा तो उसके बीच में कंपटीशन ही नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है? भाई गवर्नमेंट एक है, अब गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री सेटअप की हो या 4 इंडस्ट्री सेटअप की हो, चारों है तो गवर्नमेंट की ही, ठीक है। तो इनको एक दूसरे से कंपटीशन का डर है क्या? नहीं है। लेकिन अगर सेम चीज ये कोई एक ए पर्सन है, उसने ये इंडस्ट्री ओन की है, ये एक बी पर्सन ने ओन की है, ये एक सी की है और ये डी की है। अब ये चारों जो लोग हैं उनका मेन मोटिव क्या है कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? ये चारों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चारों इंडस्ट्रीज हैं वो सेम प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए सोप का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो अब एज अ कंज्यूमर मैं ए, बी, सी या डी कौन सी इंडस्ट्री की खरीद रही हूँ, दिस विल डिफाइन कि कितना प्रॉफिट किसे अर्न हो रहा है, ठीक है। कौन मुझे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सोप दे रहा है चीप रेट्स पर एज कंपेयर्ड, चारों में से जो सबसे चीप होगा और जिसकी सबसे अच्छी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी वो मैं प्रेफर करूंगी। ये मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस और कुछ हो सकती है, लेकिन ये प्रेफरेंस ऑन प्रेफरेंस, इनका जो प्रॉफिट है वो किस पर डिपेंडेंट है कि इनकी सेल कितनी हो, ओके। अब उनकी सेल कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये सारी जो कंपनीज है, जो सारी इंडस्ट्रीज है वो एक दूसरे से compete कर रही है। सब लोग सोचेंगे कि अब मैं आगे आऊं या अब मैं आगे आऊं, तो इनमें ग्रोथ होगी, ये इनके जो फंक्शनिंग है उसमें एडवांसमेंट आ रहा है। तो ये अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ग्रोथ हो रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी होती, एक ही इंडस्ट्री होती, ए जो कि सोप बना रही है, इसके पास में कोई कंपटीशन नहीं है, तो ये ग्रो नहीं करती। रीजन बिकॉज अगर आपको सोप खरीदना है तो आपको ए इंडस्ट्री का ही लेना पड़ेगा, आपके पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मतलब कि ये जो ए इंडस्ट्री है इनकी तो जो सेल है वो बराबर हो रही है, इन्हें तो उनका प्रॉफिट मिल रहा है, ओके। भले ही उनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉफिट तो मिल रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री वो क्यों अपनी फंक्शनिंग चेंज करेगी? तो कंपटीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
Under this process, business is given free hand and is allowed to run on commercial lines. ठीक है, यहाँ पर लिबरलाइजेशन के अंडर क्या हुआ था कि बिजनेस को फ्रीडम दी गई कि आप आपके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो हटाया गया कि आप जो सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करके बैठे हो वो हटाओ। अब जो आपकी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उन्हें आप प्राइवेट सेक्टर के हैंड में दे दो। ठीक है, बिकॉज आपसे इतना नहीं संभल रहा है, वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कंपटीशन आएगा और वो अपने इनोवेशंस करते रहेंगे, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ होते रहेगी। ओके, सो द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। देखो, हर एक चीज में अपना एक पोटेंशियल होता है। अगर मैं ये बोलूं कि आपकी क्लास के 2 स्टूडेंट्स मैंने लिए, एक जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है और एक जो हमेशा फेल ही होता है, ठीक है, ये 2 हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि जो स्टूडेंट फेल होते आया है उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, वो यूजफुल फॉर नथिंग है, मैं ऐसी चीज़ नहीं बोल सकती हूँ। हर एक पर्सन का अपना अपना अलग पोटेंशियल होता है। वो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो, जिसमें कि वो जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी एक्सीलेंट ना हो। ओके, सबके अपने अपने पोटेंशियल होते हैं, बस वो डिफरेंस इतना आ जाता है कि कौन उस अपनी जो वो एक हिडन टैलेंट है उसे समझ पाता है और उसे बाहर लेकर और उस पर वर्क कर लेता है, और कोई ऐसा भी होता है जिसे समझ में नहीं आता है कि वो किस चीज में बेटर है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हर एक पर्सन में अपने अपने पोटेंशियल होते हैं। सेम चीज, ये एक पर्सन की बात थी, अब सेम चीज इस पूरी इकोनॉमी पर लो। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल भी यूजफुल फॉर नथिंग थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इंडिया की जो इकोनॉमी का जो पोटेंशियल था वो बाहर नहीं आ रहा था। इंडियन इकोनॉमी किस चीज में अच्छी हो सकती है, इंडियन इकोनॉमी को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ये चीज जो है वो हिडन थी। तो अब लिबरलाइजेशन से जो मेन एम था वो क्या था कि इस इकोनॉमी के पोटेंशियल को अनलॉक करो। जब तक इसका पोटेंशियल अनलॉक नहीं होगा तब तक ये इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक करो। अब कैसे अनलॉक करो? देखो, सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, प्राइवेट हैंड्स में जो इंडस्ट्रीज है वो दी गई, या प्राइवेट हैंड्स में आई शुड से जो इकोनॉमी वो दी गई, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में दिया गया। अब ये जब प्राइवेट हैंड्स में दिया तो नंबर आपकी क्लास का ही वापस एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस चलते हैं। ओके, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, किसी के पास में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज आते हैं तो वो कुछ न्यू ट्राई करते रहता है। अब हर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स का माइंड 30 डिफरेंट वेज में चल रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ वही मेरा एक क्लासमेट सोच रहा होगा, ऐसा नहीं है, सबका अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस है। अब इस थॉट प्रोसेस को और एनहेंस करके पूरे जो 30 स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए उन्होंने एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली, सबकी अपनी अपनी अलग अलग इंडस्ट्री। ओके, 30 इंडस्ट्रीज आ गई। अब ये जो 30 इंडस्ट्रीज है ये अलग अलग वे में वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। आपका जैसा माइंड चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग, आपको जो चीज़ सही लग रही है, आपके मन में, आपके माइंड में जो न्यू इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो हो इन सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करोगे। कहाँ पर? उस इंडस्ट्री में। एंड बिल्कुल ये होगा ही कि 30 में से एटलीस्ट 25 या 20, एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ न्यू लेके आएंगे आपकी इकोनॉमी में जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो ये अनलॉक हो रहा है पोटेंशियल, ये जो लोगों के माइंड हैं वो अनलॉक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है और आपकी इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है वो समझ में आ रही है। ठीक है, to introduce much more competition into the economy and creating incentive, increasing efficiency of operations। ठीक है, कंपटीशन तो ऐसा आप ना बिल्कुल आपके माइंड में फिट कर लो कि कंपटीशन जो है ये एक पॉइंट हम लिख सकते हैं।
ओके अगर कभी आपका कोई भी GDPI हो, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह भी कुछ हो, पर्सनल इंटरव्यू आई शुड नॉट से, बट ग्रुप डिस्कशन में भी ये यूज हो सकता है। कोई भी आप कोई एक लेक्चर दे रहे हो या कोई भी आप एक स्पीच दे रहे हो एंड उसमें भी आप इस कंपटीशन वर्ड को यूज कर सकते हो। इफ ग्रोथ से रिलेटेड कहीं पर भी बात हो रही है, इफ बात हो रही है कि इकोनॉमी के कैसे ज्यादा ग्रो कर सकती है, तो कंपटीशन कैन कम, कि जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा तब तक ग्रोथ नहीं दिखेगी। इकोनॉमी के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तो ये जो एक कंपटीशन वर्ड है उसको बहुत अच्छे से फिट कर लो, आपके आंसर्स में भी आप यूज कर सकते हो और जो डिफरेंट और भी चीजें हैं उनमें भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का एक और पर्पस क्या हो गया कि कंपटीशन बढ़ाओ, कंपटीशन बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ने से भी ये वाला जो है ना इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक होना ही है। ठीक है, ऐसा होगा ही, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हर एक पर्सन का जो पोटेंशियल है वो बाहर आता जाएगा, हर एक पर्सन की जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के ये क्या हो गए, कुछ मेन पर्पस हो गए। Then the economic reforms taken by the government under liberalization include the following. अब कुछ ये 5 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे अंडर लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग और इन सब से रिलेटेड था उस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए। देन उसके बाद में आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर कौन से सेक्टर हो गए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल। ओके, फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, मनी। मनी जहां पे आ रहा है उन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लाना है। मनी कहां पे आ रहा है, आप जल्दी से इस चीज को आपके माइंड में लेके आओ कि आपकी कंट्री में मनी कहां पर, सब कुछ मनी से रिलेटेड काम कहां पर हो रहा है। आई थिंक सो कि आप लोगों को आंसर मिल भी गया होगा। इफ नहीं मिला है तो अच्छे से सुन लो और हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, बैंक्स आ गई। ओके, कोई भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर आ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह आ गया। यहाँ पर देखो बैंक में क्या हो रहा है, ये सिर्फ मनी का ही लेन देन हो रहा है। उनका मेन मोटिव क्या है, मनी दो मनी लो, ठीक है, लोन्स दो, डिपॉजिट लो, इंटरेस्ट लो, ये सारी चीजें यहाँ पर सब कुछ मनी से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा है, गुड्स जो है वो सेल किए जा रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड चल रहा है। ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है और इसे समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों सेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। देन टैक्स रिफॉर्म्स, जो टैक्स पे करते थे, जो कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इन टैक्सेस में रिफॉर्म्स लाना। आप पहले गवर्नमेंट कितना टैक्स रखा था, उन्होंने टैक्स रेट्स रखे थे, फिर उसे कम किया या उसे बढ़ाया, ये चीज मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभी सब कुछ रिवील कर दूंगी तो फिर आप बोलोगे कि अच्छा अब तो पता है, अब आगे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरा वीडियो देखने की जरूरत इसलिए होती है बिकॉज मैं हर एक पॉइंट पर कभी भी कुछ ना कुछ यूजफुल तो बोल ही देती हूँ कि वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री का और फॉरेन का ये जो एक्सचेंज है वो क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में आ जाएगा। देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड हो गए हमारे बाइंग एंड सेलिंग। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि आप पैसे कहीं पर लगा रहे हो किसी भी चीज में। मैंने एक मशीनरी खरीदी स्टूडेंट्स, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है, बिकॉज वो जो मशीनरी है वो मुझे रिटर्न प्रोवाइड करने वाली है। मैंने वो मशीनरी सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं खरीदी है, वो जो मशीनरी है वो मुझे रिटर्न प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो वो एक मेरा क्या था, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। आपने एक कार खरीदी, आपने एक घर खरीदा, वो क्या है, एक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि ये घर अगर मैंने खरीदा है तो इससे मुझे रिटर्न्स मिलने चाहिए। ओके, सो ये कुछ 5 रिफॉर्म्स किए गए थे अंडर लिबरलाइजेशन। अब हम 1 बाय 1 सारे इन रिफॉर्म्स को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, स्टार्टिंग विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन जुलाई 24, 1991। देखो 1991 में ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए गए थे, जुलाई में ही आए गए थे। और
इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट भी कर दिया गया था। सो जुलाई 24, 1991 में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए। अब इनमें क्या किया गया ये समझना है हमें। सो द वेरियस मेजर्स अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है अपने प्रीवियस वाले चैप्टर्स में कि पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था। किस किस चीज पर लाइसेंस चाहिए था? अगर आप कोई एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो, अगर आप आपकी एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है उसे एक्सपांड कर रहे हो तो भी आपको क्या लगेगा? लाइसेंस लगेगा। ठीक है, एक्सपांशन में भी लाइसेंस लगाओ, कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो भी लाइसेंस की जरूरत है। ओके, आपका अगर जो पेड अप कैपिटल है वो आप इंक्रीज कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आप इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर ऐसी कोई भी चीजें हो रही है तो आपको लाइसेंस की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने लाइसेंस लिया है फॉर मेकिंग आइसक्रीम्स और अगर आप अब चॉकलेट भी बनाना चाहते हो तो उस चॉकलेट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीजें प्रायर टू 1991 चलती थी। ओके, मतलब कि ये हमने पढ़ा था अपने सेकेंड वाले चैप्टर में। ये प्रायर टू 1991 अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री में ये सारे चेंजेस हुए थे तीनों, तो आपको लाइसेंस की जरूरत थी। अब उन लाइसेंस में क्या किया? रिडक्शन किया गया। ओके, क्या रिडक्शन किया गया वो समझते हैं। No license were needed to set up new units and to expand or diversify the existing line of manufacturing। ठीक है, ना ही तो आपको न्यू यूनिट्स को सेटअप करने के लिए कोई लाइसेंस चाहिए और ना ही आपको एक्सपांड और डाइवर्सिफाई करने के लिए कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर थी ना लाइसेंस को पाने की, वो अब खत्म हो गई। ओके, अब अगर मेरा मन किया कि मुझे एक इंडस्ट्री सेटअप करना है तो मैं कर लूंगी सेटअप। मुझे वो सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे कोई लॉयर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उस लाइसेंस के लिए बार बार गवर्नमेंट ऑफिसेज में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फ्री हूँ उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। और उसके साथ साथ में अगर मेरी कोई खुद इंडस्ट्री चल रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उसे अगर मैं एक्सपांड करना चाहूँ या डाइवर्सिफाई करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये एक काइंड ऑफ फ्रीडम मिला कि अब आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये इनकरेज कर, इस चीज़ ने क्या किया? इनकरेज किया लोगों को कि वो न्यू इंडस्ट्री सेटअप करे या उनके इंडस्ट्रीज को एक्सपांड करे जो जब भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, However, license is required for certain industries। हाँ, ये चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखनी है हमें कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल खोल दिया कि आपका जो मन हो वो इंडस्ट्री सेटअप कर लो, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टन इंडस्ट्रीज, कुछ जो ज़रूरी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी। ठीक है, अब ये क्यों रखा गया स्टूडेंट्स? देखो, सिंपल सी चीज़ है, अगर एकदम गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही लाइसेंस हटा देती तो उसकी वजह से हमारी कंट्री में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो जाती जो कि सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, जो कि हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो कि हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकती थी। ठीक है, तो ऐसी कुछ ऐसी सर्टन लिमिटेशंस भी लगाई गई कुछ सर्टन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स पर या कुछ सर्टन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज पर, ताकि हर एक चीज़ जो है वो एक सही डायरेक्शन में चले। ओके, अब जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की क्लास में बोल दिया जाए कि आज टीचर नहीं आएंगे और ना ही क्लास में कोई कैमराज हैं और उसके बाद में इस पूरी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कहीं पर चले गए, प्रिंसिपल भी नहीं है और कोई भी आप लोगों को मॉनिटर करने वाला नहीं है। ओके, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप लोग पूरी स्कूल में हंगामा मचा दोगे, है ना, पूरी स्कूल को सर पे उठा के बैठ जाओगे कि अब तो भाई कोई कुछ नहीं है, हम जितनी मस्ती कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं। अब आपके इस शोरगुल की वजह से इस पूरे जो आप सिनेरियो क्रिएट करोगे, हो सकता है कि उसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, राइट? तो ये चीज़ क्या है? सही नहीं है। ये क्या एग्जाम्पल हो गया कि बिल्कुल हमने लाइसेंस हटा दिया। ओके, लेकिन अगर वहीं पर कोई एक
एक पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन रहता अगर आप पर, तो आप लोग इतनी मस्ती नहीं करोगे, राइट, बिकॉज आपको डर रहेगा कि आपको कोई ना कोई मॉनिटर कर सकता है, तो आपकी वजह से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो ये एक क्या हो गया कि ऐसी कुछ सर्टन लिमिटेशंस लगाना भी जरूरी होता है, तो वही सेम केस यहाँ पर इंडस्ट्रीज के साथ में था। ठीक है, रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस। ठीक है, तो क्या किया गया भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में रिडक्शन किया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। उसके बाद में जो सेकेंड इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में जो सेकेंड वाला रिफॉर्म था वो क्या था, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी पहले, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही थी, तो उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो रोल है वो कम करो, बिकॉज जब पब्लिक सेक्टर कम होगा तब प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जब कंपटीशन होगा तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। ओके, so the number of industries exclusively reserved for public sector reduced from 17 to 3 industries। अब ये भी नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल पब्लिक सेक्टर हटा ही दो, बिकॉज ऐसी कुछ सेक्टर्स होते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना ज़रूरी है। इसलिए जो पहले 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, लेकिन उस 17 को डिक्रीज कर 3 कर दिया, एंड 3 कौन सी बची स्टूडेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट्स। ये 1991 में किया गया था। ठीक है, सिर्फ ये जो 3 इंडस्ट्रीज हैं ये अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल थी। अगर हम आज की डेट में देखें तो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर के अंडर जा रहा है, राइट। रेलवेज जो है वो पब्लिक सेक्टर भी चलेंगे एंड प्राइवेटाइजेशन भी चल रहा है रेलवेज का, तो अब ये भी चेंज हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1991 की, तो उस टाइम पर ये सब कुछ था। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट जो थे ये तीनों इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर थी। ओके, देन जो इसका थर्ड वाला पॉइंट आता है, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी चेंजेस लाए गए। पहले स्टूडेंट्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी बिफोर 1991, उनका जो पेड अप कैपिटल था वो 5 लाख तक का था, लेकिन अब वो एट प्रेजेंट की सिचुएशन या एट प्रेजेंट के टाइम पर वो चेंज हो चुका है टू 1 करोड़। ठीक है, अब तब क्या लेकर आए थे चेंजेस वो देखते हैं। सो द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग्स एनहांस टू ₹1 करोड़। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट, जो पेड अप इन्वेस्टमेंट था उसे चेंज कर दिया गया। In many industries, the market was allowed to determine the prices through forces of market। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो फोर्सेस ऑफ मार्केट है उसके बेसिस पर जो प्राइजेस है वो डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिए गए थे। अब गवर्नमेंट नहीं डिटरमाइन कर रही थी, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है प्राइजेस डिटरमाइन किए जाने लगे थे। ठीक है, तो ये कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स लेकर आए थे 1991 में। आई होप सो कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड एक और आता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट इज MRTP एक्ट। ठीक है, ये एक एक्ट था स्टूडेंट्स। अब ये इस एक्ट में था क्या, देखो इसके नेम से समझ लें फिर से हम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसे अबॉलिश करना। मोनोपोली का मतलब हम सभी को पता है, हम लोग पहले ही इस चीज को पढ़ चुके हैं। मोनोपोली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटिटी किसी एक चीज को कंट्रोल करके रखे। ठीक है, वो हो गया मोनोपोली। अगर मोनोपोली रहेगी स्टूडेंट्स तो कंपटीशन कैसे आएगा, राइट। अगर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री रहेगी तो कंपटीशन कैसे आएगा, इस इंडस्ट्री को compete करने के लिए कुछ 2-3 या नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, तो मोनोपोलीज जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी अबॉलिश करना है, उसे हटाना है। सो MRTP एक्ट लेके आया गया था। अब ये जो एक्ट है ये चेंज हो चुका है, इन कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, मतलब कि अब MRTP एक्ट नाम का कोई एक्ट नहीं है, इसे किस चीज में चेंज कर दिया गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है,
With the introduction of liberalization and expansion schemes, the requirement for large companies to seek prior approval for expansion, establishment of new undertakings, mergers, amalgamation etc. were eliminated. ठीक है, ये जो डिफरेंट जो restrictions थे वो सब क्या किए गए, eliminate किए गए. ये अगर जो trade practices हैं, जो restrictive trade practices है, अगर वो restrictions नहीं हटाए जाते तो वो मोनोपोली क्रिएट होनी ही थी. कोई एक इंडस्ट्री है वो चलती जा रही है, वही चल रही है, उसके मार्केट में सिर्फ वही एक किंग है, तो बाकी कोई नहीं आएगा, तो वहां पर कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी. ठीक है, और ये जो और भी न्यू अंडरटेकिंग्स, मतलब कि कोई न्यू सेटअप करना है तो आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे उस पर. मर्जर क्या होता है स्टूडेंट्स, दो कंपनी है ए एंड बी, दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली ए बी, ये क्या हो गया, ये हो गया मर्जर. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो मारुति एंड सुजुकी, पहले दो अलग अलग एंटिटी थी, दोनों ने मर्ज कर एक एंटिटी बना ली मारुति सुजुकी. ठीक है, तो वो क्या था, वो था मर्जर. फिर आता है अमेलगमेशंस. अमेलगमेशंस क्या होता है, दो कंपनीज हैं जो कि एक कोई थर्ड एंटिटी बना रही है, जैसे कि ए एंड बी है. अब ये जो दोनों मिलकर जो एंटिटी बनी है वो कोई थर्ड एंटिटी होगी, दैट इज सी. ठीक है, मतलब कि ये दोनों मर्ज हो रही है, लेकिन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो उसके साथ में नहीं चलेगी. मर्जर में हमने क्या देखा कि इनकी आइडेंटिटी इनके साथ में थी, अमेलगमेशन में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. ओके, तो इन सब के लिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी अबॉलिश किए गए थे. सो दीज वर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में मेनली ये चारों रिफॉर्म्स आए थे, एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. फिर आता है हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है स्टूडेंट्स, जो सब कुछ मॉनेटरी टर्म्स में जो सेक्टर डील करता है वो आ गया हमारा फाइनेंशियल सेक्टर. ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाना जरूरी था, जो फंक्शनिंग थी फाइनेंशियल सेक्टर की उसमें भी चेंजेस लाना जरूरी था. ठीक है, सो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market. ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो चारों एग्जाम्पल दिए गए, ये जो चारों हमारे पास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नेम है, ये चारों मनी में ही डील करते हैं. राइट, कमर्शियल बैंक्स लोन देगी, आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगी, मनी में डील किया. इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट सब कुछ मनी से ही रिलेटेड है. स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, शेयर्स लेना, शेयर्स बेचना, और भी जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, डिबेंचर्स और जो डिफरेंट बॉन्ड्स और जो भी हमारे पास में सिक्योरिटीज होती है, उन सब का काम किस में आ गया हमारा, स्टॉक एक्सचेंज में. एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन के साथ में एक्सचेंज करना. ठीक है, डॉलर रुपी का एक्सचेंज और भी जो दूसरी करेंसीज है उनका एक्सचेंज, सो दैट इज व्हाट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये सब कुछ किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है. अब इसमें क्या रिफॉर्म्स लाए गए हमें वो समझना है. द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. ये एक बहुत ही जरूरी चीज है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है. ओके, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी एक ये जनरल नॉलेज है कि कौन कंट्रोल करता है फाइनेंशियल सेक्टर को इंडिया में, दैट इज सेंट्रल बैंक. एंड सेंट्रल बैंक कौन सी हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या मैं शॉर्ट में बोलूं तो आरबीआई. ठीक है, जो सारी चेंजेस होंगे कि आपकी जो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें हर एक चीज पढ़ी, उसमें आरबीआई की फंक्शनिंग पढ़ी, तो बस वही सारी चीजें कि कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई कंट्रोल कर रही है. ओके, नाउ क्या क्या चेंजेस लाए गए वो समझते हैं. सो द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई. ठीक है, यहाँ पर रोल की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि आप लोग समझ गए वो क्या है. चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के रोल को चेंज करो. आरबीआई के रोल को कैसे चेंज करना है, तो देखो पहले आरबीआई का क्या रोल था और फिर उसे चेंज करके क्या बनाएगा. द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स. ठीक है, यहाँ पर
आरबीआई के जो रोल है उसको किससे चेंज किया गया, रेगुलेटर से चेंज किया गया फैसिलिटेटर पर। अब आप सिर्फ रेगुलेट मत करो, आप जो फाइनेंस है वो फैसिलिटेट भी करो, जो फाइनेंस है वो दो भी, मतलब कि जो आपने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो पूरा यहाँ पर रिवाइज कर लो कि आरबीआई का काम क्या है। आरबीआई का काम है कि वो चेक करे कि हाँ कैसे सारी फंक्शनिंग चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ में आरबीआई ने भी क्या किया, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि बस इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर सारी बैंक्स को, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्क करना है। अब आरबीआई ने वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, लेकिन जब आरबीआई पूरा रेगुलेट कर रही थी, उसको पूरे इस वे में रेगुलेट कर रही थी कि हर एक चीज जैसे कि आरबीआई से ही होकर जाएगी, जैसे कि हर एक चीज गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखी थी, वैसे फाइनेंशियल सेक्टर को आरबीआई ने कंट्रोल करके रखा था। तो अब उसे एक कंट्रोलर से या फिर आई शुड से एक रेगुलेटर से एक फैसिलिटेटर में कन्वर्ट किया गया था। As a result, financial sector was allowed to take decisions on any matter without consulting the RBI. अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो और जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने खुद के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। एक बैरियर है कि हाँ आपके जो डिसीजंस हैं वो इनसे बाहर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अब अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले आरबीआई से जाके पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक कमर्शियल बैंक जो है वो अपने लेवल पर अपनी फंक्शनिंग में कुछ चेंजेस करना चाहती है तो वो खुद कर सकती है, ओके। बस हाँ वो जो एक कुछ बैरियर्स हैं या ये कुछ जो लिमिट्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको मानते हुए वो चीज़ कर सकती है, ठीक है। फिर ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर भी देखो क्या हुआ, बैंक्स भी पहले सिर्फ कौन सी हुआ करती थी, गवर्नमेंट बैंक्स हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या लाया गया, कौन सा रिफॉर्म की, जो बैंक है वो प्राइवेट हैंड्स में दो, बैंक्स को भी प्राइवेट बैंक्स बनाओ, ओके। आज के डेट में हमारी कंट्री में नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक्स हैं, एंड इसी के साथ साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, राइट, उनकी जो नंबर है वो डिक्रीज होती जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स के नंबर कम करती जा रही है, वो प्राइवेट हैंड्स में देती जा रही है उन्हें भी, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट बैंक्स ही पहले थी, तो अब वहां पर भी किसको लेकर आओ, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो और प्राइवेट सेक्टर को बोलो कि आप लोग जो है बैंक स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। सो द रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। अब ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन बैंक्स ही होनी चाहिए, फॉरेन बैंक्स भी आ सकती है। फॉरेन बैंक्स किस सेंस में, वहाँ की कोई बैंक है वो यहाँ पर अपनी ब्रांच खोल सकती है, ठीक है। तो ये भी एक फैसिलिटी दी गई थी, ओके। ये दोनों किसके अंदर आए, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। फिर आता है हमारा इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाई जाए, ओके। The limit for foreign investment in banks was raised to around 51%. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हो, ठीक है। एक कोई कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, कंपनी में क्या होते हैं, शेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर शेयर्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो इन शेयर्स को कौन खरीदता है, कोई भी खरीद सकता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी खरीद सकती हूँ इन शेयर्स को, ठीक है। कोई मुझे मना नहीं कर रहा है, बस वो मेरी खुद की जो आइडेंटिफिकेशन पावर है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं सही कंपनी के शेयर्स खरीदूं। अब शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, तो इसमें ये जो कंपनी है वो उसके शेयर्स डोमेस्टिकली भी सेल हो सकते हैं और फॉरेन में भी सेल हो सकते हैं। सेम केस यहाँ पर जो बैंक है, ओके, बैंक में भी इन्वेस्टमेंट, ये एक शेयर इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई भी डोमेस्टिक पर्सन भी कर सकता है और कोई फॉरेनर भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो इंक्रीज की गई। क्यों इसके इंक्रीज करने से क्या हुआ, देखो स्टूडेंट्स, इसके इंक्रीज करने से ये हुआ कि एक तो हमारी कंट्री का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर बाहर से कोई भी एक फॉरेनर अगर हमारी कंट्री में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जो मनी है वो अल्टीमेटली या तो आपकी कंट्री में ही रहा है। उसके बाद में
अगर एक बहुत ही लार्ज प्रपोर्शन ऑफ शेयर किसी ने खरीदा है, किसी फॉरेनर ने एक कंपनी में या एक बैंक में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उनके साथ में क्या लेकर आएंगे, न्यू जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, न्यू जो इनोवेशंस हैं वो भी लेकर आएंगे और वो उन्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट को इंक्रीज किया गया और अराउंड 51% इसमें इंक्रीज देखने को मिला था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि आप करते हो किसी भी फॉरेन कंट्री में। ठीक है, आप इंडियन हो, आप इंडिया में छोड़कर कहीं पर भी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हो, सो दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स है, ओके, एक कोई मान लीजिए हमारे पास में जापानीज है, अब वो जो जापानीज है वो जापान में छोड़कर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें भी अलाउ किया गया कि वो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है, फ्रीडम मिलते जा रही है। ठीक है, फिर एज इन एक्सपांशन प्रोसेस, अब यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं इनमें भी एक्सपांशन प्रोसेस में एज दिखा हमें। ठीक है, या उनकी जो प्रोसीजर्स है उससे कम किया गया, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर्स नहीं रखी गई। जैसे कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपांशन में एज देखा, वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपांशन में भी क्या है, एज मिला। ठीक है, banks were given freedom to set up a new branches without the approval of RBI। ठीक है, न्यू ब्रांचेस खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सपांड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, RBI के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, सो ये कुछ हमारे क्या थे स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देन कम्स टैक्स रिफॉर्म्स। अब टैक्स रिफॉर्म्स में क्या, जो टैक्स आप पे कर रहे हो, जो टैक्स का रेट था उनमें कुछ चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, सो टैक्स रिफॉर्म्स रिफर्स टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट्स टैक्सेशन and public expenditure policy which is collectively known as its fiscal policy। ठीक है, ये नेम भी याद रख लो, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी में क्या बता रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म्स में हम क्या बता रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट के टैक्सेशन में चेंज ला रहा है या फिर जो उनकी पब्लिक एक्सपेंडिचर वो लोग कर रहे हैं उसमें चेंजेस ला रहा है, वो हमने अपने टैक्स रिफॉर्म्स में देखा। नाउ स्टूडेंट्स वी नो कि दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो टैक्सेस जो कि एक पर्सन खुद पे कर रहा है। ओके, जैसे कि मेरी जो इनकम है उस पर जो टैक्स पे किया जाएगा वो डायरेक्ट टैक्स है। ओके, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जो कि एक पर्सन खुद पे नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं इसको आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस यूजुअली क्यों ऑकर किए जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कारण। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो कि मैं डायरेक्टली नहीं पे कर रही हूँ लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा मेरे पास से ही जा रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट लिया हमने, चॉकलेट जो MRP मुझे मिली, जिस MRP पर मैंने चॉकलेट खरीदी वो थी 20 रुपीज़ की। ओके, नाउ स्टूडेंट्स डू यू थिंक कि जिसने ये चॉकलेट बनाई है उसे 20 रुपीज़ का ही, मतलब उसे 20 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ होगा तब उसने मुझे 20 रुपीज़ दिए? इसमें सब कुछ एडेड है, इसमें एक्सपेंस के साथ साथ में उसका प्रॉफिट भी एडेड है। ठीक है, ये 20 रुपीज़ में से जो रॉ मटेरियल्स हैं उसका अमाउंट भी मैंने ही पे किया। ओके, ऐसी बात नहीं है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो रॉ मटेरियल्स का अमाउंट पे कर रहा है, अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है उस रॉ मटेरियल के लिए, जो कंज्यूम कर रहा है। इसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स लगे होंगे उन सब का अमाउंट जो है वो मैंने ही पे किया। उसके बाद में इस पर चॉकलेट पर टैक्सेस भी लगाए गए होंगे, राइट।
तो वो जो टैक्सेस का अमाउंट है वो भी किसने पे किया, मैंने पे किया। और उसके बाद में इन दोनों के बाद में जो मैन्युफैक्चरर है उसने इस 20 रुपीज में खुद का प्रॉफिट मार्जिन भी रखा होगा। ओके, मान लीजिए एक चॉकलेट को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स की वैल्यू है वो कुछ 8 रुपीज की आ रही है। ओके, उसके बाद में जो टैक्सेस वो पे कर रहा है वो कुछ है उसका 6 रुपीज का। ठीक है, अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या हुआ, वो हुआ उसका प्रॉफिट। अब ये जो 6 रुपीज है वो अल्टीमेटली मैं पे कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं किस फॉर्म में पे कर रही हूँ, क्या मैंने गवर्नमेंट को दिया कि ये लीजिए ये मैंने चॉकलेट कंज्यूम की थी इसलिए उस पर 6 रुपीज का टैक्स आपने लगाया तो ये लीजिए आपके 6 रुपीज, क्या मैंने ये गवर्नमेंट को दिया? नहीं, मैंने किससे दिया? ये मैंने इस चॉकलेट को परचेज किया है। तो इस चॉकलेट को परचेज करने के बाद अल्टीमेटली ये जो 6 रुपीज है ये वापस किसके पास जाएंगे, मैन्युफैक्चरर के पास। और गवर्नमेंट को कौन पे करने वाला है, वो मैन्युफैक्चरर पे करने वाला है। मैं जाकर नहीं करूंगी डायरेक्टली पे, किसने पे किया, मैन्युफैक्चरर ने पे किया। तो अल्टीमेटली वो भले ही पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर लेकिन वो लिया गया मुझसे, तो इनडायरेक्टली उस टैक्स को पे किसने किया, मैंने। सो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कारण हमें इनकर करने पड़ते हैं। अगर मैं इस चॉकलेट को कंज्यूम नहीं करती तो मुझे ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने इस चॉकलेट को कंज्यूम किया है, ये मेरा एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसलिए मुझे ये टैक्स का पेमेंट करना पड़ा था। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बीच का जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। सो डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आज की डेट में हमारी कंट्री में जीएसटी चलता है, ऐसे अलग अलग जो टैक्सेस हैं वो नहीं चलते हैं। क्या चलते हैं, जीएसटी चलते हैं। ठीक है, एक टैक्स बना दिया सब पे। सो ये तो दोनों का डिफरेंस और दोनों का जो मतलब है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या रिफॉर्म्स किए गए वो समझते हैं। ठीक है, सो द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स मेड आर रिडक्शन इन टैक्सेस। सबसे पहले क्या किया भाई, रिड्यूस करो टैक्सेस को। रिड्यूस क्यों करो, देखो सिंपल सी चीज है कि गवर्नमेंट के पास में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए थे, रेवेन्यू हो गए थे कम। तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू अर्न करने का एक सोर्स क्या था, टैक्सेस। गवर्नमेंट ने क्या सोचा, टैक्सेस इंक्रीज कर दो अपना रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी वजह से हो क्या रहा था स्टूडेंट्स, उन्होंने टैक्सेस तो इंक्रीज किए पर अब जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकम है उसे छुपाने लगे। ओके, टैक्स इवेजन मतलब कि क्या हो गया, अब हम पूरा जो सही टैक्स है वो पे नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स से बच रहे हैं, हम अपनी जो रियल इनकम है वो शो नहीं कर रहे, जो रियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो रियल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर किए जा रहे, ट्रेड किए जा रहे हैं, वो हम शो नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस भले ही बढ़ाए लेकिन उसकी वजह से ये इलीगल काम चालू हो गए। तो सबसे पहले क्या करो, टैक्सेस रिड्यूस करो। टैक्स रिड्यूस होगा तो इसकी वजह से जो जितने भी लोग हैं, आपके जो कंट्री मेंबर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो लोग टैक्स इवेजन से बचेंगे, टैक्स इवेड नहीं करेंगे, टैक्स भरने से नहीं बचेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, सही टैक्स आपको पे करेंगे, बिकॉज अब वो उनके लिए अफोर्डेबल होगा। ठीक है, सो इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड that moderate rates of income tax encourage savings and voluntary disclosure of income। ठीक है, आप अपने मन से ही बता दोगे कि कितनी इनकम है तो बाकी कुछ दिक्कत होगी नहीं। ये जो छापा पड़ रहा है और ये सब जो चीज़ें होती है ये चीज़ें नहीं होगी। फिर उसके बाद में आता है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म्स लाए गए थे to facilitate establishment of common national market for goods and commodities। ठीक है, अभी सबसे recent रिफॉर्म जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ वो कौन सा था, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के बाद में कोई रिफॉर्म नहीं आया लेकिन वो
एक रिफॉर्म ही था कि जो डिफरेंट डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते थे, सेल्स टैक्स अलग पे करो, उसके बाद में कोई ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लग रहा है तो वो अलग पे करो, तो इतने सारे टैक्सेस की जगह पर एक जीएसटी पे करो। ये एक क्या था, एक रिफॉर्म था, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, ठीक है। ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पहले तो प्रोसीजर्स इतनी लंबी थी, इतनी लंबी लंबी प्रोसेसेस थी कि लोग उस प्रोसेस में ही जाने से घबराते थे कि अगर अभी इसमें घुसे तो पता नहीं कब तक ये सर्कल चलता रहेगा। तो उन प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना भी एक रिफॉर्म किया गया था। ओके, सो इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर मेनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। ये कुछ टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को टैक्स रिफॉर्म्स समझ में आ गए होंगे। फिर आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स लाए गए? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? एक आपकी कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी, उनमें एक्सचेंज करना, दैट इज व्हाट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन के साथ में कोई भी एक्सचेंज इज व्हाट वी कॉल फॉरेन एक्सचेंज। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या लाए गए? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। रुपी में क्या करो? डीवैल्यूएशन करो, मतलब कि आप रुपी की वैल्यू को कम कर दो। ये कैसे होगा? पहले इसका मतलब समझते हैं कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी से हम क्या बताते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए $1 इज इक्वल्स टू ₹60, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब एक और स्टेटमेंट लेते हैं, $1 इज इक्वल्स टू ₹70। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये डीवैल्यूएशन है या रीवैल्यूएशन है, तो आप क्या बोलोगे? ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो, ठीक है। अब ये ऐसे समझो, आप अमेरिका की नजरों से समझो, ठीक है। मेरे पास में डॉलर है, पहले मुझे $1 के बदले में सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज मिलते थे, लेकिन अब मुझे $1 के बदले में 70 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। मेरे पास में $1 है, फायदा किसका हुआ? मेरा हुआ। तो अब क्या होगा? मैं ज्यादा से ज्यादा रुपीस खरीदने के लिए जाऊंगी, ठीक है। ये डीवैल्यूएशन है। अब इसे इंडिया की नजरों से समझो कि डीवैल्यूएशन कैसे, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है स्टूडेंट्स? 60 रुपीज है। मेरे पास में 60 रुपीज है, तो मैंने सोचा मैं $1 परचेज कर लेती हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ? ये तो मैंने तब तो खरीद लिया, लेकिन अभी भी मेरे पास में 60 रुपीज ही है। बट अब मुझे पता चला है कि अगर मुझे $1 खरीदना है तो मुझे 70 रुपीज देना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? आपकी जो ये 60 रुपीज है वो $1 को खरीदने के काबिल नहीं बचे हैं। अगर आपको $1 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? और उसमें 10 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप कि अब आप लोगों को डीवैल्यूएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। आपकी जो वैल्यू है मनी की वो डी वैल्यू हो गई है, मतलब कि सॉरी डीग्रेड हो गई है। अब आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है उस सेम डॉलर को खरीदने के लिए। सो इसे हम डीवैल्यूएशन ऑफ मनी बोलते हैं। अब ये जो डीवैल्यूएशन ऑफ मनी है ये किया गया था। ओके, क्यों किया गया था? एक सिचुएशन हमें पता है कि इंपोर्ट्स जो थे वो क्या थे? ज्यादा थे, और जो एक्सपोर्ट्स थे वो कम थे, ठीक है। हमें क्या करना है? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने हैं अपने। तो इन एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया? डीवैल्यूएशन किया गया, और इनके कारण क्या हो रहा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ रहा था। ओके, अब डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होंगे, या बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो कैसे कवर अप होगा, ये समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पहले अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रही, अब इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है 20 यूनिट्स ऑफ गुड्स, और इनका जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो है 120 रुपीज का, ठीक है। अगर आपने इतने एक्सपोर्ट किए हैं तो आपको जो फॉरेन से पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 120 रुपीज मिलेंगे। अब जो सिचुएशन है, जो हमारी डॉलर और रुपी की वैल्यू थी वो भी हम वापस ले लेते हैं। पहले थी 60 रुपीज और अब क्या हो गई? 70 रुपीज, ठीक है।
तो अगर मैंने ये जो अपने गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं अमेरिका में, तो अमेरिका से मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, $2, ठीक है। मतलब कि अमेरिका वालों को $2 मुझे पे करने पड़ेंगे, जब $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज थे। फिर क्या हुआ, मनी की वैल्यू, सॉरी रुपी की वैल्यू में हमने क्या किया, उसमें रिडक्शन लेकर आए, तो अब क्या हुआ, ये 70 रुपीज का हो गया। तो अब अगर वही सेम 20 यूनिट्स जो कि 120 रुपीज के हैं, वो अगर मुझे खरीदने हैं, ओके, मतलब डॉलर्स में अगर खरीदने हैं, तो मेरे पास में मुझे पूरे $2 स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। इन $2 में से मेरे पास में 20 रुपीज बच जाएंगे। तो इसने मुझे इनकरेज किया कि अब 20 रुपीज बच रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपना जो यूनिट्स जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन्हें इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने लगे, ओके। और एक्सपोर्ट्स के साथ साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी चेंज होंगे। लोग क्या सोचेंगे कि अभी हम इंडियन रुपी को खरीद के रख लेते हैं, फिर जब इंडियन रुपी महंगा हो जाएगा तब हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अभी वो सस्ता है, अभी क्या है, वो सस्ता है, ओके। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझिए कि जब 60 रुपीज था तो हमारा रुपी जो है वो महंगा था, और जब 70 रुपीज हो गया तो हमारा रुपी सस्ता हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई सस्ती चीज अगर मुझे अभी मिल रही है तो मैं उसे खरीद लूं और बाद में मैं उससे प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। तो इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिफिसिट आ रहा था वो उसको पूरा हम कवर अप कर सकते थे, ठीक है। सो devaluation refers to reduction in the value of domestic currency by the government. To overcome the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currencies. This led to an increase in inflow of foreign exchange. Okay, I hope so कि ये जो devaluation of rupee है यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे उल्टा नहीं लेना है, ओके। मुझे पता है कि devaluation में बहुत ज़्यादा confusion होता है कि रुपीज़ 60 रुपीज़ 70, अच्छा जो हमारा रुपये है वो 70 हो गया तो वो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ऐसा नहीं है, उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं, ओके। सो आई होप कि ये जो पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट डिटर्मिनेशन से क्या मतलब समझ में आता है स्टूडेंट्स कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो है वो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए कि क्या एक्सचेंज रेट होगा, ओके। ये जो है सोलली किस पर बेस्ड होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पर। जितनी डिमांड हो रही है, जितनी सप्लाई हो रही है, जहां पर वो मीट करेंगे, जहां पर उन्हें इक्विलिब्रियम मिलेगा, वहां पर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर दिया जाएगा, ओके। सो द गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। As a result, market forces of demand and supply determine the exchange value of Indian rupee in terms of foreign currency, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू अगर होगा तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर खुद अपने मन से या गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर रही है उस जो एक्सचेंज रेट है उसे, तो हो सकता है कि वो सही रेट डिटरमाइन ना करे, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई से जो वो डिटरमाइन होगा तो वो सही होगा, ओके। सो ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स जो हैं वो लेकर आए गए थे अंडर लिबरलाइजेशन। फिर आता है हमारा लास्ट वाला जो रिफॉर्म आया था, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। सो द रिफॉर्म्स इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर इनिशिएटेड to increase the international competitiveness of industrial production। ये वर्ड तो मैंने आपको बिल्कुल आपके माइंड में फिट करने को बोल ही दिया है कि कंपटीशन तो लिख ही लो, ओके। तो क्यों ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आए गए? कंपटीशन बढ़ाने के लिए, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाने के लिए, ठीक है। जब कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तो ग्रोथ जो है वो अपने आप हमें देखने को मिलती रहेगी। To promote foreign investments, aid technology into the economy, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट कीजिए, उसकी वजह से जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो भी हमारी इकोनॉमी में आती जाएगी, हमारी कंट्री में आती जाएगी, ओके। एंड टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है।
तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, लोकल इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ हो, तो इन सब की वजह से कुछ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। ये जो तीनों रीजंस है, ये आई होप सो कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ी ही है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। सो ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के जो रीजंस थे वो ये थे। अब रिफॉर्म्स में क्या रिफॉर्म किए गए वो समझते हैं। सो इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या किया गया? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंपोर्ट को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे? हमने इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लगाए एंड कोटाज इंट्रोड्यूस किए थे, राइट। कोटाज का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दो आप कि सिर्फ और सिर्फ इतनी क्वांटिटी किसी भी गुड या सर्विस की इंपोर्ट हो सकती है, ओके। तो ये जो कोटाज थे इन्हें हटाओ, ये बोला गया था इस रिफॉर्म में। और कोटा सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पर ही नहीं, एक्सपोर्ट पर भी थे कि आप सिर्फ इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे वो हटाए गए थे, ठीक है। सो स्पेसिफिक लिमिट्स ऑन द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसे हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब था, या फिर इसे आप कोटा भी बोल सकते हो। तो इसे हटाया गया, ठीक है, रिमूवल किया गया इसका। फिर आता है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटीज होता क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाना, ड्यूटी इन द सेंस टैक्स। सो जो एक्सपोर्ट पर टैक्स पे करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। सो द टैक्स इंपोर्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सॉरी द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। सो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाओ ताकि आपकी जो गुड है, आपका जो डोमेस्टिक गुड है, उसकी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज ना हो इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर किसी भी एक्सपोर्टर को, तो ऑब्वियस सी चीज़ है वो जो टैक्स है वो उस गुड की MRP में इंक्लूडेड होगा। ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि जो सारे टैक्सेस है वो अल्टीमेटली पे तो एक कंज्यूमर ही करता है, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर गुड की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उस इंक्रीज प्राइस में जो इंक्रीज है उसे रोकने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो आप लगाते थे, जो गवर्नमेंट लगाती थी, उसे हटाया गया, ठीक है। सो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। फिर आता है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी वैसे इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई। ड्यूटीज फिर से वही चीज हो गई, टैक्स। और ये इंपोर्ट का मतलब हमें पता है कि जो गुड्स बाहर से हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज हटाओ ताकि जो बाहर के गुड्स हैं, जो इंपोर्टर्स होंगे, सॉरी जो लोग दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जो लोग गुड्स सेल करना चाहते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़े। अगर आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा होंगी तो जो फॉरेनर्स हैं वो हमें इतने गुड्स नहीं देंगे, बिकॉज अल्टीमेटली उनका भी लॉस होगा। तो इंपोर्ट ड्यूटीज हटाओ, जब फॉरेन गुड्स आपकी कंट्री में आएगा तो वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज दोनों में रिडक्शन किया गया था। जो बहुत ज़्यादा हाई रेट इनके थे उसमें रिडक्शन किया गया था। सो इंपोर्ट ड्यूटीज वर रिड्यूस्ड टू इम्प्रूव पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन दी फॉरेन मार्केट्स, ठीक है। सो ये कुछ और एक और आया हमारा रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। एक जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था उसमें क्या लाना है? रिलैक्सेशन लाना है। बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग की जो ज़रूरत थी उसे हटाओ ताकि लोग फ्रीली जो है इंपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, ओके। सो द इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये चीज़ तो हमें पता है कि जो कुछ बहुत ज़्यादा एसेंशियल या सर्टन लिमिटेशंस लगाए गए थे लाइसेंस पर जब इंडस्ट्री को भी सेटअप करना था, तो सेम चीज़ इंपोर्ट पर भी। जब हम खुद की कंट्री में ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं तो हम बाहर से भी नहीं आने देंगे, ओके। So this encouraged domestic industries to import raw materials at better prices
विच रेज्ड देयर एफिशिएंसी एंड मेड देम मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल्स जो कि वहां पे ज्यादा अच्छे मिल रहे थे वो वहां से ले लिए, और इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हुआ, और जो कंपटीशन है उसमें भी वो लोग काफी अच्छे से compete कर पाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए थे। एंड विद दिस हम लोगों ने अपना जो लिबरलाइजेशन टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो सेकेंड वाली हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आफ्टर प्राइवेटाइजेशन विल कवर आर ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो आई होप कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विथ प्राइवेटाइजेशन। थैंक यू।